ठीक है। चलो तो हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 3 के। हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, ये चैप्टर है हमारा। तो हम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। डायरिया स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड होगा ये, कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड का मतलब होता है जो गंदा पानी। स्प्रेड का मतलब फैलना। डायरिया के अंदर जो पानी से फैलते हैं, गंदे पानी से फैलने वाली डिजीज है। इसके अंदर हमें वॉमिट होती है और हमें लूज मोशंस हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से भी दिखा देती हूँ एक बार। तो कंटामिनेशन का क्या करना, हैविंग बीन मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर। चलो यहाँ से दिखा देती हूँ। Contaminate means to add a substance which will make something dirty or harmful. Contaminated water का मतलब हो गया गंदा पानी। कोई पदार्थ डालकर किसी वस्तु को दूषित कर देना, मतलब पानी को दूषित कर देना। ठीक है, किसी भी तरीके से पानी को दूषित कर देना। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी हार्मफुल चीजें डाल देना जो मतलब पीने के लिए अच्छी ना हो। तो टू ऐड सब्सटेंस विच विल मेक समथिंग डर्टी और हार्मफुल, कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड कर देना कि वो उस चीज को डर्टी बना दे, मतलब गंदा बना दे, और हार्मफुल पीने के लिए मतलब हानिकारक बना दे, इस तरह की चीजें डाल देना। तो ये तो होता है हमारा, इसको तो हम बोलते हैं ये कंटामिनेशन है ना। कंटामिनेटेड वाटर मतलब गंदा पानी, डर्टी वाटर। ठीक है। डायरिया का भी दिखा देती हूँ। डायरिया पानी से ही होने वाली डिजीज है। लूज मोशन होने लग जाता है उसमें। लूज मोशंस और ये सब होता है इसमें। डायरिया, इसमें 2 डबल आर होते हैं, ये ध्यान रखना। देखो ये an illness that causes you to get rid of waste material, feces। waste material जो अपना होता है उसको हम feces भी बोलते हैं, from your body very often and in an more liquid form than usual। मतलब वही दस्त की बीमारी, लूज मोशंस जो होते हैं। ठीक है, उसी के लिए यूज किया गया। तो डायरिया क्या है, गंदा पानी पीने से क्या है, लूज मोशंस हो जाते हैं। तो इसका ये है कि डायरिया स्प्रेड थ्रू, जो डायरिया जो बीमारी है, जो डिजीज है, वो किसके थ्रू स्प्रेड होती है, मतलब किसके कारण वो फैलती है। स्प्रेड मतलब फैलना। तो कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड मतलब गंदा पानी। ठीक है, पानी को डर्टी कर देना या फिर हार्मफुल कर देना पीने के लिए। ठीक है, गंदा पानी। आगे पढ़ते हैं। लॉज फॉर द स्टेट्स आर मेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब स्टेट के लॉज, स्टेट के लिए कानून बनाने, जैसे कंट्री के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, कंट्री के लिए जो भी मतलब लॉज बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, जो भी नियम बनते हैं कंट्री के, वो पार्लियामेंट में बनते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट हाउस में। ये कहाँ पे बनते हैं, स्टेट के, मतलब जैसे अपना राजस्थान स्टेट हो गया, तो राजस्थान के लॉज जो कानून है वो कहाँ बनेंगे, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। लेजिस से ये ध्यान रखो, एल से ही इसमें लॉज ही बनते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके अंदर नियम कानून ही बनाए जाते हैं, स्टेट के क्या क्या नियम है, ठीक है, वो सब बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे ध्यान रख लो, एल से है तो ये लॉ बनाती है, इसका नाम लेजिस्लेटिव है, एल से शुरू है, तो इस असेंबली के अंदर क्या बनते हैं, कानून बनाए जाते हैं। मतलब वो सब लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि रात को कोई भी अरेस्ट ना कर सके किसी लेडी को, कोई भी मतलब पुलिस अरेस्ट ना कर सके। ठीक है, 9 बजे के बाद। तो लेडी को है ना, लेडी ऑफिसर ही है ना, वो करेगी हाँ, गिरफ्तार। लेडी ऑफिसर ही उसको हैंडल करेगी, लेडी को। ठीक है, तो इस तरह के लॉज बना रखे हैं। तो ये सब लॉज कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग बैठे रहते हैं, तो वो लोग क्या डिस्कस करते हैं आपस में, और फिर लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टेट के लॉज बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए कौन होते हैं, जो इसमें बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट के अंदर जो बैठते हैं उनको हम एमएलए बोलते हैं। जो कंट्री की जो वो होते हैं ना, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो बैठेंगे उनको हम बोलते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो स्टेट में बैठते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलए। तो एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब इस लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी एमएलए। तो एमएलएज आर इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ द स्टेट। तो स्टेट में बैठेगा तो ऑब्वियसली स्टेट के लोग इसको चुनेंगे ना। जैसे राजस्थान स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसमें जाकर बैठते हैं सारे। ठीक है, तो हम स्टेट के लोग ही तो चुनेंगे हमको। एमएलएज आर इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ द स्टेट। एमएलएज को कौन चुनता है,
स्टेट के जो लोग होते हैं, जैसे राजस्थान स्टेट है तो राजस्थान स्टेट के जो लोग होंगे वही चुनेंगे एमएलए को, ठीक है। एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। constituency. हाँ, तो क्या होता है, हर स्टेट, जैसे अपना राजस्थान स्टेट है, मैं राजस्थान के बारे में एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ताकि अच्छे से समझ आ जाए। हर स्टेट का ऐसे अलग अलग होता है। अब जैसे राजस्थान स्टेट है तो राजस्थान स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब जैसे एक पूरे में, मतलब पूरे अगर राजस्थान में इलेक्शंस करवाएं और मतलब वो संभालना क्या ठीक वो नहीं हो पाता कि पूरे एरिया को एक एक एमएलए नहीं संभाल पाएगा ना, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं पूरे स्टेट को। तो हर पार्ट से क्या है, दो तीन जने खड़े हो जाते हैं, एक बीजेपी का खड़ा हो गया, एक कांग्रेस का खड़ा हो गया, अदर अदर पार्टीज के मेंबर्स खड़े हो जाते हैं। जो भी वहां से जीतेगा उस कोई जयपुर में, कोई जयपुर में, कोई यहाँ सीकर में। हाँ, कोई जयपुर में, सीकर में, इस तरह से ये लोग डिवाइड करते हैं खुद ही। मतलब जो गवर्नमेंट है वो डिवाइड कर देती है कॉन्स्टिट्यूएंसी के, इस स्टेट के अंदर इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। जब अपने राजस्थान के अंदर 200 सीट है, शायद 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है अपने राजस्थान की, है ना। तो ऐसे ही हर स्टेट की अलग अलग नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब उस पूरे स्टेट को 200 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 200 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, और फिर वहां से खड़े होंगे, एक मतलब मेंबर्स खड़े हो जाते हैं, तीन चार जने खड़े होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, फिर उनमें से कोई एक चुना जाता है। ऐसे सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से खड़े हो जाते हैं लोग। फिर 200 में से 100 जितने जीत लिए ना, सपोज 100 बीजेपी ने जीत लिए तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी। 101 मतलब आधे से एक एक्स्ट्रा चाहिए वोट। एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। हर स्टेट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। अपने राजस्थान की 200 है जहां तक मुझे ध्यान है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अब ये मैच द फॉलोइंग कॉलम्स आ गया। हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। चीफ जो मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, वो सारी चीजें संभालता है स्टेट की। वैसे तो गवर्नर ऊपर होता है चीफ मिनिस्टर से, ठीक है, मतलब वो पोजीशन में गवर्नर की पोजीशन हायर पोजीशन पे होता है गवर्नर। चीफ मिनिस्टर उसके एक तरह से नीचे आता है गवर्नर के। बट सारा जो काम है वो चीफ मिनिस्टर ही देखता है। जैसे अपनी कंट्री के अंदर क्या होता है, कंट्री के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर से ऊपर आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सबसे ऊपर की पोस्ट है प्रेसिडेंट, उसके नीचे आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट। लेकिन संभालता कौन है पूरी कंट्री को? प्राइम मिनिस्टर संभालता है ना। प्रेसिडेंट का तो अपन बहुत ही कम नाम सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कितना अपन नाम सुनते हैं, बहुत ज्यादा, है वो ना। किसी वाले बैठ के तो काम करवाते हैं। हाँ, वो सिर्फ एक तरह से देखते हैं, सुपरविजन करते हैं, ये समझ लो। एक तरह से देखते हैं कि गवर्नर है वो, है ना, उसको चीफ मिनिस्टर को है ना काम करते हुए देखता है तो उसको बोलता है कि ये कर वो कर। हाँ, उसको बस वो करता है कि हाँ ये मतलब कानून का पालन तो कर रहा है ना कोई, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट का पालन तो कर रहा है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पालन तो कर रहा है ना। उससे बाहर जाके तो काम नहीं कर रहा कहीं वो, ये सब पूरी चीजें चेक करता है गवर्नर, ठीक है। गवर्नर सारी चीजें करता है। तो स्टेट का हेड, स्टेट का मुखिया कौन है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर पूरे स्टेट को संभालता है अच्छे से। जैसे इसका एग्जांपल ये सबसे बेस्ट है कि जो दादाजी हो गए वो तो गवर्नर हो गए। दादाजी हैं तो बड़े, लेकिन दादाजी क्या है, बेटे को देखते हैं कि बेटा ये मत कर, ये गलत चीज है, ये सही चीज है, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ठीक है। वो सारा देखते हैं। और चीफ मिनिस्टर जो बेटा है वो सारा घर तो वही संभालता है ना, पूरा काम करना सब कुछ। तो इसको ऐसे समझ लो। तो स्टेट का हेड हो गया हमारा चीफ मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? यहाँ गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत लिख रखी है तुमने, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेना इसको। हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? गवर्नमेंट का मतलब सरकार का मुखिया गवर्नर, ठीक है। तो इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जी से गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का हेड कौन होगा? जी से ही होगा, गवर्नर ही होगा। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। पार्टी विद मेजोरिटी। रूलिंग पार्टी किस? स्पेलिंग सही है। हम GOVERNMEN। आ रहे हैं। अच्छा, ये आर ही लिखा है क्या दूसरा इसमें? ओके, मेरे को यस लगा है मैम, डबल एम लगा रखा है। ओके ओके, फिर तो सही है, सही है। GOVERN आएगा, हाँ। ये मेरे को एम जैसा लगा। ओके, ठीक है। आर इसके आर, एन की पहुंचे। आर लिखा है तुमने, ये एन लिखा है तुमने, ठीक है। पार्टी विद मेजोरिटी, रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी कौन सी होती है? अब जैसे अभी जैसे क्या बोलते हैं इसमें, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर सपोज बीजेपी जीत गई,
ठीक है, कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई। तो रूलिंग पार्टी कौन सी हुई? बीजेपी जो है वो रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी मतलब जो पार्टी रूल जीत कर जाती दिए है, जो। जो रूल कर रही है, जो राज करेगी, उसको हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं, जो जीत जाती है। पार्टी विद मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब उसके पास बहुत सारे वोट्स हैं, जैसे 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 200 सीट हैं टोटल, तो 200 में से 150 आ गए बीजेपी के पास, सपोज, है ना। तो मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब ज्यादा वोट आ गए ना, मेजोरिटी मतलब ज्यादा वोट, माइनॉरिटी मतलब तो ज्यादा वोट आ गए तो वो रूलिंग पार्टी। पार्टी विद मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब ज्यादा होता है, जिसके पास में ज्यादा वोट्स हैं तो वो रूलिंग पार्टी होती है, वही रूल करती है मतलब उस जगह। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज एमएलए? हु आर एमएलए? कौन होता है एमएलए? कौन होता है? तो एमएलए आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इलेक्टेड का मतलब होता है चुनना, ठीक है, लोग चुनना। तो जो एमएलए हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा। इलेक्ट और सेलेक्ट में ना क्या डिफरेंस है? हाँ, इलेक्ट तो, सेलेक्ट तो अपना हो गया, सेलेक्ट मतलब किसी को, किसी चीज को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इलेक्ट मतलब अपन चुनने के लिए यूज करते हैं सौरभ, जैसे वोट के अंदर है ना, इसमें यूज करते हैं अपन, वोटिंग के अंदर। इलेक्शन, इलेक्शन मतलब इलेक्ट का ही दिखा, किसी को चुनना। तो इलेक्शन में अगर अपन किसी को चुनते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। फिर भी यहाँ से भी मैं दिखा देती हूँ एक बार तुमको, एक मिनट। द टाइम ऑफ चूजिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एटसेट्रा बाय वोटिंग। इलेक्शन तो हो गया वोट करके किसी को चुनना, ठीक है। इलेक्ट का बोल रहे हो ना तुम, इलेक्ट, इलेक्ट मतदान के द्वारा चुनना, ठीक है। सेलेक्ट का मतलब भी सेलेक्ट करना ही होता है, चूज का मतलब चुनना। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब अपन इलेक्शन के अंदर किसी को चुन रहे हैं, किसी मेंबर को चुन रहे हैं कि हमें तो मतलब बीजेपी वाला चाहिए, हमको तो बीजेपी वाले को हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, मैं इसको इलेक्ट कर रही हूँ मतलब, तो उसके लिए हम मतलब इलेक्शन के अंदर हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो हम इलेक्ट, इलेक्ट वर्ड का यूज करते हैं, इलेक्ट। टू चूज somebody to have a particular job position by voting for him or her, किसी को वोट करके चुनना, ठीक है, उसके लिए इलेक्ट का यूज किया जाता है। और सेलेक्ट का यूज तो अपन वैसे ही सेलेक्ट करते हैं, वोट थोड़ी करते हैं सिलेक्शन में अपन, वो तो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं इच्छा से। तो इलेक्ट का हम यूज करेंगे जहां पे हम इलेक्शन देखकर और फिर अब जिसको हम चुनते हैं। तो एक मिनट, सर यहाँ थे ना, एमएलएज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो एमएलएज होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, मतलब लोग चुनते हैं इनको एमएलएज। इलेक्शन में जो चुनना होता है उसके लिए हम इलेक्टेड वर्ड का, इलेक्ट वर्ड का यूज करते हैं। दे बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और फिर ये किसके मेंबर्स बनते हैं? ये जो एमएलएज होते हैं किसके मेंबर्स बनते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव। देखो मैं तुमको समझा देती हूँ, जैसे राजस्थान है, राजस्थान को 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 200 टोटल एमएलए होंगे, 200। और ये 200 के 200, और कुछ बीजेपी के होंगे, कुछ कांग्रेस के, कुछ दूसरी पार्टीज के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो जीत गए ना, 200 जन जो जीते हैं, तो टोटल जो 200 लोग हैं जो जीते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठते हैं, तो ये इसके मेंबर्स होते हैं। तो दे बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये 200 लोग हैं, ये लेजिस्लेटिव, जो 200 मेंबर्स हैं, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या होते हैं? मेंबर्स कहलाते हैं, इनको मेंबर्स बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो बस इसकी फुल फॉर्म यही है, देखो, एम से तो हो गया मेंबर ऑफ, एल से हो गया लेजिस्लेटिव, और ए से हो गया असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड फॉर्म द गवर्नमेंट और ओपोजिशन, और गवर्नमेंट मतलब ये फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। एमएलए चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, ये लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठते हैं और वहां पे मतलब उसके मेंबर्स होते हैं, और ये गवर्नमेंट बनाते हैं। और ओपोजिशन में वो होता है जो कम, जिसके जो हारता है वो ओपोजिशन में आ गया। जैसे बीजेपी जीत गई तो बीजेपी तो गवर्नमेंट बना लेगी, ठीक है, बीजेपी के 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी जीत गई, है ना। तो ओपोजिशन में कांग्रेस आ गई, या जो भी पार्टी जिसके बाद, बीजेपी के बाद जिसके पास ज्यादा वोट है वो ओपोजिशन में आ जाती है। हाउ इज एमएलए इलेक्टेड? अब एमएलए कैसे चुने जाते हैं, ठीक है। एवरी स्टेट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर स्टेट की अपनी अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर स्टेट को, जैसे पूरा स्टेट है राजस्थान, इसको डिवाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो 200 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब पार्ट्स ही हो गए,
तो 200 पार्ट्स के अंदर हमने हमारे राजस्थान स्टेट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अलग अलग स्टेट अलग अलग पार्ट्स में होता है, जैसे यूपी है तो उसको अलग नंबर ऑफ उसके ज्यादा होते हैं, ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, ठीक है, ऐसे होता है। तो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर एक जैसे 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया राजस्थान को, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। खड़े तो हो सकते हैं, जितने मर्जी खड़े हो सकते हैं, एक बीजेपी से खड़ा हो गया। रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव मतलब वही जो नेता, जिसको हम नेता बोलते हैं एक तरह से। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 जने खड़े हो गए तो उन चारों को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हम हमें मतलब हमारी जो समस्याओं को लेजिस्लेटिव असेंबली में बताएंगे कि हाँ हमारे लोगों को ये चाहिए, रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब पार्ट, तो उस पार्ट में से जो इंसान खड़ा होगा जिसको हम वोट देंगे, तो वो हमें रिप्रेजेंट करेगा ना, वो हमारे बारे में बताएगा कि हमारे लोगों को वहां पे सड़क चाहिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल नहीं है, स्कूल चाहिए, तो वो हमें रिप्रेजेंट करेगा एक तरह से। मतलब नेता के लिए यूज किया जाता है, सिंपल शब्दों में बताऊं तो, ठीक है। और वैसे पूरा प्रॉपर मीनिंग जानना है तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो हमें रिप्रेजेंट करे एक तरह से। तो फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय पीपल, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाएगा। मतलब अगर 5 रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं, सपोज एक बीजेपी का है, दूसरा कांग्रेस का है, तीसरा अदर पार्टी का है, कोई आम आदमी पार्टी का है, चौथा, इस तरह से अलग अलग पार्टी के 5 लोग खड़े हो गए, उनमें से कोई एक को चुनेगी, मतलब वोट तो पांचों में डलेंगे, लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो चुना जाएगा बस, वो वहां से मतलब वो एमएलए बन जाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब वही, वो नेता ही बोल दो उसको, एमएलए बोल दो। इज इलेक्टेड बाय पीपल, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है लोगों के द्वारा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट मतलब नियुक्त करना। उसको कौन नियुक्त करता है? चीफ मिनिस्टर को नियुक्त कौन करता है उसको? मतलब अपॉइंट करना मतलब एक तरह से उसको कि हाँ भाई कल से तुम नौकरी पे आ जाओ, ठीक है, अब वो उसको बोलते हैं अपॉइंट करना, ठीक है। तो जैसे अपन किसी कंपनी में जाते हैं तो कौन अपॉइंट करेगा? जो भी वो, जो भी अपना इंटरव्यू लेता है या जो भी एचआर है, ठीक है, तो वो अपन अपन को अपॉइंट करेगा कि आप नियुक्त कर दिए जाते हो कि कल से आप जॉब आ जाओ। तो हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर स्टेट का होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पूरे कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर हर स्टेट का अलग अलग चीफ मिनिस्टर होता है, जैसे हमारे राजस्थान स्टेट का अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है अभी, है ना। तो हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है? और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, अदर जैसे चीफ क्या होते हैं, जैसे सपोज जो भी पार्टी जीत जाती है ना, जैसे सपोज बीजेपी पार्टी जीत जाती है, ठीक है, तो उसमें से अभी जैसे राजस्थान में कांग्रेस चल रही है अपने, तो कांग्रेस का एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस जीत गई, है ना, तो इसमें से किसी जो एक को चीफ मिनिस्टर बना देंगे, जितने भी जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक को चीफ मिनिस्टर बना देंगे, ठीक है। और बाकियों को जो चीफ मिनिस्टर है ना, वही लिस्ट बनाएगा कि तुम तो रोड मिनिस्टर हो, नाम लिख देगा उसके आगे, फिर लिख देगा एजुकेशन मिनिस्टर, उसके आगे नाम लिख देगा। जो चुने हुए मेंबर्स है ना, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन्हीं में से बना देता है फिर वो कि तुम एजुकेशन का डिपार्टमेंट संभालोगे, तुम एजुकेशन मिनिस्टर, तुम रोड मिनिस्टर, है ना, तुम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तुम एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, इस तरह से अलग अलग मिनिस्टर्स बना देता है। तो उन सबको लेकिन अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है कि हाँ भाई तुम चीफ मिनिस्टर बन गए, और तुम अदर मिनिस्टर तुम सब बन गए, ठीक है, काम पे लग जाओ कल से। तो गवर्नर करता है, द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे फ्यूचर में भी काम आएगा। अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर तुम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को, और जो बाकी जो मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है कि हाँ भाई काम पे लग जाओ, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई अभी।
डिफाइन एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव क्या चीज है, इसको डिफाइन करो, समझाओ एग्जीक्यूटिव क्या होता है। The work of the chief minister, minister and MLAs called the executive part of the government। तो एग्जीक्यूट करने, एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज को एक तरह से प्लान में लेके आना, मतलब उसको काम में ले आना, काम करना। जैसे एक तो अपन प्लान बना लेते हैं दिमाग के अंदर, फिर उसको एग्जीक्यूट कराना, एग्जीक्यूट कराना मतलब उसको चाल काम में लेके आना। यहाँ से भी देख लो, एक तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी को फांसी देते हैं, उसको भी बोला जाता है टू किल समबडी एज एन ऑफिशियल पनिशमेंट, कानूनन मृत्यु दंड देना, इसको भी एग्जीक्यूशन कहलाता है। ही वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर मर्डर, कि मतलब उसने किसी का मर्डर कर दिया था तो सरकार कानून ने उसको एग्जीक्यूट मतलब मृत्यु दंड की सजा दी। तो ही वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर मर्डर, मर्डर की वजह से उसको एग्जीक्यूट किया गया, मृत्यु दंड दिया गया। तो एग्जीक्यूट एक इसमें यूज किया जाता है टू किल समबडी एज एन ऑफिशियल पनिशमेंट। ठीक है, अपना ये नहीं है, अपना ये वाला है। अपना एग्जीक्यूट ये है कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब काम को करना। चीफ मिनिस्टर, जैसे टू परफॉर्म ए टास्क, चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, ये सब काम पे लग जाते हैं ना। अब गवर्नर ने उनको नियुक्त कर दिया कि हाँ भाई तुम बन गए चीफ मिनिस्टर और तुम अब काम पे लगो फटाफट, तो वो एग्जीक्यूट करते हैं। फिर टू परफॉर्म अ टास्क एटसेट्रा और टू पुट अ प्लान इनटू एक्शन, कोई भी प्लान है उसको एक्शन में लाना। सपोज मैंने दिमाग में सोच रखा है कि हाँ मैं ऐसा करूंगी और मैं उसको एक्शन में लाऊंगी, जब मैं इसको करने लग जाऊंगी तो मतलब एग्जीक्यूट। ठीक है, किसी चीज को सोचना कि हाँ मैं बड़ा होके ना मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, फिर मैं वहां पे ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, तो वो प्लान मेरे दिमाग में सोच लिया मैंने सपोज, ठीक है, फिर उसको एक्शन में लाना। एक्शन में लाना मतलब उसको एग्जीक्यूट कर देना, किसी कार्य को संपादित करना, योजना को टू परफॉर्म अ टास्क, ये ध्यान रखो एटसेट्रा, किसी टास्क को परफॉर्म करना, किसी भी कार्य को परफॉर्म करना मतलब करना, या कोई भी प्लान है उसको एक्शन में लेके आना, तो इसको हम बोलते हैं। तो देखो, तो डिफाइन एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, किसी भी प्लान को एक्शन में लेके आना, मतलब किसी भी टास्क को परफॉर्म करना। जैसे द वर्क ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर एंड एमएलएज कॉल्ड द, इनका जो वर्क होता है, जो इनका काम होता है, चीफ मिनिस्टर का, मिनिस्टर का, एमएलएज का जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वेरी सिंपल, इनका जो काम है उसको हम एग्जीक्यूटिव पार्ट बोलते हैं। बस काम को करना, एग्जीक्यूट का मतलब ही होता है कि काम को करना। आगे चलते हैं। फिफ्थ, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मतलब क्या क्या दायित्व होते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या क्या दायित्व, क्या क्या करना है चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को, क्या क्या मतलब इनके ऊपर भार होता है कि हमें ये काम करना है, क्या क्या काम करने होते हैं इनको। दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्टर। तो इनके पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं सारे। एजुकेशन हो गया जैसे, और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन सबको वेरियस जो अलग अलग प्रकार के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनको दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको रन करना मतलब उनको ना, और they have separate offices through all the decisions are through all are असेंबली। इनके सेपरेट ऑफिस होते हैं, ऑफिस सबके अलग अलग होते हैं, और जो सारे जो भी डिसीजन डिस्कस होते हैं वो असेंबली के अंदर डिस्कस होते हैं। जो असेंबली होती है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहां पे सबके सब भी असेंबली होगी, वहां पे सब भी वो डिस्कस किए जाते हैं। तो इनका ये काम। हाउ डू एमएलएज बिकम अ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। जो एमएलएज होते हैं वो मिनिस्टर कैसे बनते हैं या फिर वो चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, तो एक होता है कैसे होता है। देखो, द एमएलएज ऑफ द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी मतलब जो पार्टी जीत जाती है, के जो एमएलएज होते हैं सारे, जैसे 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसमें से 150 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे बीजेपी के जो मेंबर्स थे ना वो जीत गए, बीजेपी के। तो 150 एमएलएज किसके हो गए, बीजेपी के हो गए। तो बीजेपी क्या होगी, हमारी रूलिंग पार्टी होगी, क्योंकि 150 जीत गए, 200 में से 150 लोग जीत गए मेंबर्स। तो द एमएलएज ऑफ द रूलिंग पार्टी, अब जो 150 एमएलएज हैं रूलिंग पार्टी के, बीजेपी के, इलेक्ट देयर लीडर, वो 150
वो 150 है ना टोटल, तो 150 में से ही किसी एक को नेता चुनेंगे। 150 है टोटल, तो उनमें से किसी एक को नेता चुन लिया जाएगा कि तुम हमारे चीफ मिनिस्टर बनोगे। तो द एमएलएज ऑफ द रूलिंग पार्टी इलेक्ट देयर लीडर हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। तो जो एमएलएज जो भी जीते हैं, रूलिंग पार्टी, जीती हुई पार्टीज के जितने भी एमएलए हैं 150 हैं, तो 150 में से वो किसी को भी एक को चीफ मिनिस्टर बना देंगे। The ruling party elect their leader who becomes the chief minister. The chief minister then select other people as minister. और फिर जो chief minister है वो मुखिया बन गया 150 लोगों का, मतलब 150 में से एक कम हो गया, 149 हो गए, तो 149 हो गए ना, और एक तो chief minister बन गया। अब वो 149 में से select करेगा कि तुम तो ये minister बनो, तुम वो वाले minister, तुम ये वाले minister, अलग अलग ministers बना देगा, ठीक है सब। The chief minister then select other people as ministers. फिर जो बाकी बचे हैं उनमें से chief minister select कर लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ठीक है, अब चैप्टर 6 है, ये है हमारा सिविक्स का चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6। क्या नाम है इसका? मास मीडिया, चैप्टर का नाम। अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, चैप्टर नंबर 6, सिविक्स का चैप्टर, ठीक है। व्हाट इज बैलेंस रिपोर्ट? बैलेंस रिपोर्ट क्या? कोई भी चीज हो जाती है, सपोज कुछ भी, कोई भी मैटर है, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी सही सही रिपोर्ट देना। ये नहीं कि किसी ने पैसे खिला दिए तो गलत सलत रिपोर्ट लिख दी, ठीक है। अभी जैसे ये कश्मीरी फाइल्स मूवी देखी है तुमने शायद अभी, तो कश्मीरी जो फाइल मूवी है, तो उसके अंदर जो भी कश्मीर में हुआ, तो जो मीडिया थी, मीडिया ने डर के मारे सच सच नहीं दिखाया किसी को भी, किसी को पता ही नहीं कश्मीर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मीडिया ने सच दिखाया ही नहीं, डर के मारे या पैसे खा लिए, ठीक है, उस वजह से सही चीज नहीं दिखाना। बैलेंस रिपोर्ट होती है सब कुछ सच सच और सही सही दिखाना, दोनों पार्ट सही दिखाना कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो व्हाट इज बैलेंस रिपोर्ट? बैलेंस रिपोर्ट होती क्या है? A balanced report is one that discuss all points of view of a particular story. कोई भी स्टोरी, अभी जैसे रिसेंटली मैंने मूवी देखी, तो मूवी के अंदर क्या था कि जो वो जो न्यूज वाला था ना, जो मीडिया वाला था, वो सच सच बता ही नहीं रहा, वो गलत सलत उल्टा बोल रहा है, जो भी हो रहा है उसका उल्टा बोल रहा है वो, है ना, सच सच बातें कुछ बता नहीं रहा, वो डर के मारे नहीं बता रहा, और पैसे खा लिए होंगे, मेन तो डर के मारे, क्योंकि वहां पे वो सब आतंकवादी बंदूकें ले लेके घूम रहे थे, तो डर के मारे नहीं बताते, क्योंकि मीडिया वाले कोई मार देते हैं फिर। तो अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी। कोई भी पर्टिकुलर स्टोरी है, कुछ भी घटित हो रहा है किसी जगह पे, है ना, कुछ भी गुंडागर्दी हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो उसको सही सही दिखा देना, ठीक है, तो उसको हम बैलेंस्ड रिपोर्ट कहते हैं। बैलेंस रिपोर्ट मतलब इज वन दैट डिस्कस, ऐसी रिपोर्ट जो डिस्कस करे ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस करे, किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी के सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू, नेगेटिव पॉजिटिव जितने जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, तो सारे पॉइंट्स बताए, एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स। और फिर रीडर्स जो पढ़ने वाले लोग हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि हाँ भाई कश्मीर में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो गलत हो रहा है, तो हम पे छोड़े, फिर टू मेक अप देयर माइंड्स, फिर हम अपना माइंड बनाएंगे ना। हमें अगर बैलेंस्ड रिपोर्ट मिलेगी ही नहीं, हमें सच्ची रिपोर्ट मिलेगी ही नहीं किसी जगह की, तो हम क्या उस पे माइंड बनाएंगे? हम तो फिर माइंड ही गलत बनाएंगे जब रिपोर्ट ही गलत है। तो बैलेंस रिपोर्ट होती है कि किसी भी स्टोरी की, किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस कर। व्हाट इज सेंसरशिप? सेंसरशिप का मतलब होता है कुछ भी चीज गवर्नमेंट है कि भाई ये चीज आपको नहीं दिखानी मीडिया पे, जैसे सपोज कभी कभी आता है ना कुछ इस तरह के क्रुएलिटी वाले वीडियोस आते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्रुएलिटी की गई हो, है ना, तो उन वीडियोस को धुंधुला दिखाया जाता है। न्यूज पे भी काफी वीडियोस आते हैं जिनको धुंधुला दिखाया जाता है। तो सेंसरशिप मतलब या तो रिमूव कर देना कि ये पार्ट मत दिखाओ भाई, ये नहीं दिखा सकते आप, ये अच्छी चीज नहीं है ना, ये लोगों को नहीं दिखा सकते, तो उसको सेंसर बोर्ड क्या होता है, कट करवा देता है, मूवीज में से भी कट करवा देता है कुछ पार्ट्स कि भाई मूवी में ये वाले सीन आप नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। कुछ भी क्रूअल, हिंसक इस तरह से कोई सीन्स होते हैं ना, मुसीन होते हैं उनको बिगाड़ देते हैं। को एब्यूजिंग
हाँ, अब्यूज जो वर्ड होते हैं उनको भी बीप की साउंड आ जाती है उसके ऊपर। ठीक है, तो सेंसरशिप क्या, सेंसरशिप मतलब इन सब पे रोक लगाना। सेंसरशिप रेफर्स टू द पावर्स दैट गवर्नमेंट हैज टू डिसअलाउ मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग और शोइंग सर्टेन स्टोरीज। ये देखो, सेंसरशिप रेफर्स टू द पावर। सेंसरशिप का मतलब क्या है, पावर। पावर किसकी पावर, पावर दैट गवर्नमेंट हैज, मतलब गवर्नमेंट की वो पावर, गवर्नमेंट में इतनी पावर है कि, हाँ, हम रेफर्स मींस रेफर करना मतलब सेंसरशिप रेफर्स टू द पावर्स। चलो मैं टू मेंशन और टॉक अबाउट समबडी समथिंग, व्यक्ति या वस्तु के विषय में उल्लेख या चर्चा करना। ठीक है, तो सेंसरशिप रेफर्स, इसमें अपना ये आ जाएगा संबंध, ये वाला आएगा। मैं सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ, अपना तो ये वाला है। टू मेंशन और टॉक अबाउट समबडी समथिंग, व्यक्ति या वस्तु के विषय में उल्लेख या चर्चा करना। यू ऑलवेज रेफर एज द नाइस मैन। ठीक है, किसी को रेफर करना कि हाँ वो अच्छा आदमी है। ठीक है, तो टू मेंशन और टॉक अबाउट समबडी समथिंग, शी ऑलवेज रेफर्ड टू मोहन एज द नाइस मैन, कि वो मोहन को हमेशा नाइस मैन ही रेफर करती है, बताती है। ठीक है, तो किसी का उल्लेख करना है, चर्चा करना, अपना ये है वाला। टू डिस्क्राइब और बी कनेक्टेड विद समबडी समथिंग, व्यक्ति वस्तु का वर्णन करना या उससे संबंध बनाना। तो मतलब सेंसरशिप रेफर्स, सेंसरशिप किससे संबंध बताती है, मतलब सेंसरशिप क्या बताती है, ये है, बस ये लिख लो। टू डिस्क्राइब और बी कनेक्टेड विद समबडी समथिंग, डिस्क्राइब, तो सेंसरशिप क्या डिस्क्राइब करती है, वापस आ जाते हैं। सेंसरशिप रेफर करती है मतलब डिस्क्राइब करती है, सेंसरशिप का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की वो पावर, गवर्नमेंट की पावर टू डिस अलाउ, अलाउ करना मतलब कि हाँ भाई कर लो कर लो, दिखा लो मूवी दिखाना है। ठीक है, अलाउ कर देना। डिस अलाउ करना मतलब कि नहीं नहीं ये चीज नहीं दिखानी है। ठीक है, तो डिस अलाउ करना मतलब अनुमति नहीं देना। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। तो सेंसरशिप डिस्क्राइब द पावर और रेफर्स टू द पावर दैट गवर्नमेंट हैज, मतलब गवर्नमेंट की वो पावर जो डिसअलाउ करती है मीडिया को, मीडिया को डिसअलाउ करती है कि ये नहीं दिखाओगे या ये पब्लिश नहीं करोगे। पब्लिश करना मतलब छापना, न्यूज़पेपर में आप ये नहीं छाप सकते। डिसअलाउ मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग और शोइंग सर्टेन स्टोरीज, कि ये स्टोरीज आप मीडिया में नहीं छापोगे, न्यूज़पेपर में भी नहीं छापोगे, ना ही टीवी पे दिखाओगे। ठीक है, मीडिया हम क्या, सर्टेन मींस कुछ सर्टेन मतलब निश्चित, मतलब निश्चित होता है। सर्टेन मतलब ये पर्टिकुलर चीज आप नहीं दिखा सकते, तो कोई यहाँ से भी दिखा सकते, यहाँ से लिख लो। सर्टेन कुछ निश्चित, उसके लिए अपन यूज करते हैं। कंप्लीटली श्योर विदाउट एनी डाउट्स, एक ये है, एक तो ये, लेकिन अपना नहीं है। अपना सर्टेन स्टोरीज में अपना आएगा श्योर टू हैपन टू डू समथिंग डेफिनेट, यूज्ड फॉर टॉकिंग, ये पर्टिकुलर थिंग आ जाएगा। सर्टेन मतलब कोई पर्टिकुलर चीज, मतलब ये पर्टिकुलर स्टोरी आप नहीं दिखाओगे। सर्टेन का मतलब होता है कंप्लीटली श्योर विदाउट एनी डाउट्स। अपन बोलते हैं ना सर्टेनली किसी भी चीज के लिए कि हाँ सर्टेनली, कि हाँ कम श्योर मतलब मैं ऐसा कर दूंगी, हाँ हाँ पक्का से। ठीक है, पक्का से सर्टेनली इसलिए भी यूज करते हैं अपन सर्टेनली। अपना ये है, लेकिन यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन विदाउट नेमिंग हिम, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करना या किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करना। तो कोई पर्टिकुलर स्टोरी ना दिखाना, कि पर्टिकुलर ये वाली स्टोरी नहीं दिखानी है, तो सर्टेन स्टोरी, सर्टेन स्टोरीज मतलब कुछ सारी नहीं, कि सारी मत दिखाओ, ये वाली नहीं दिखानी। लेकिन ठीक है, जैसे गवर्नमेंट डिसअलाउ कर दे, मना कर दे कि ये मत दिखाओ। ठीक है, जैसे आतंकवादी हो सब, पूरा गवर्नमेंट, उन्होंने, आतंकवादियों ने सपोज सब कुछ कैप्चर कर रखा है, और तो वो मीडिया को दिखाने देंगे, छापने देंगे कि आतंकवादी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गलत चीजें कर रहे हैं, नहीं दिखाने देंगे ना वो। तो ये है, तो वो तो आतंकवादी है। लेकिन ये गवर्नमेंट सेंसरशिप आ जाता है, जैसे गवर्नमेंट डिसअलाउ करती है ताकि मतलब लोगों को ज्यादा जो वायलेंट चीजें होती हैं कुछ जिनमें बहुत ज्यादा हिंसक दिखा रखा है ना, तो वो सब चीजें डिसअलाउ कर देती है गवर्नमेंट, की ये आप तो मतलब मीडिया में नहीं दिखा सकते हो।
व्हाट इज मीडिया? अब मीडिया क्या होता है? मीडिया रेफर्स ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया का मतलब, रेफर्स मतलब डिस्क्राइब करना। तो मीडिया किसको डिस्क्राइब करती है, मतलब किसको रेफर करती है, किसको बताती है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जितने भी साधन हैं, ठीक है, उसको हम मीडिया बोलते हैं। अब कम्युनिकेशन के क्या क्या साधन है? कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना। मैं फोन से बातचीत कर सकती हूँ, ठीक है, और मतलब फोन से मेरे पास न्यूज भी पढ़ सकती हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ उसके अंदर, जो भी मैं चाहूँ, ठीक है। इंटरनेट पे मैं कुछ भी सर्च कर सकती हूँ, ठीक है। और अपनी टीवी हो गई, अपना रेडियो हो गया, यहाँ से भी मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना वर्ल्ड के बारे में, कि वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये सब मीडिया में आ जाते हैं। मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फोन कॉल, एक फोन कॉल से लेकर, टू द इवनिंग न्यूज ऑन टीवी। अपन फोन कॉल से लेकर इवनिंग जो न्यूज, शाम को जो हम न्यूज देखते हैं टीवी पे, कैन बी कॉल्ड मीडिया। इन सबको हम मीडिया कह सकते हैं। मीडिया में सब आ जाता है, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, सब कुछ मीडिया में आ जाता है। न्यूज़पेपर्स, ठीक है, मैगजीन्स, ठीक है, ये सब मीडिया है। जिससे भी हमें नॉलेज मिल रही है, जिससे भी हमें पता चल रहा है किसी दूसरे के बारे में, है ना, मतलब पूरी दुनिया के बारे में, तो वो मीडिया हो गई हमारा। हु इज मास मीडिया? अब मास मीडिया क्या है? मास मीडिया मतलब, मास का मतलब होता है बहुत ज्यादा लोग, ठीक है, जब ज्यादा लोग होते हैं तो हम उसको मास भी बोलते हैं। तो हु अपन है ना इज, कम्युनिकेट कर सके, हाँ, हम अपन खूब ज्यादा लोगों से है ना कम्युनिकेट कर सके, यस, टीवी, रेडियो या फिर न्यूज़पेपर से। राइट, बहुत अच्छे सौरभ। मास मीडिया मतलब ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। टीवी के थ्रू हम बहुत सब लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सबके घर में टीवी है। रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो मास मीडिया हो गया ये। तो टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर एरिया ऑफ मीडिया दैट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल, जो मिलियंस ऑफ पीपल के पास, रीच मतलब पहुंचना, ये सब चीजें मिलियन ऑफ पीपल के पास पहुंचती है। टीवी सबके घर में है, रेडियो भी है, न्यूज़पेपर सबके घर में जाता है। और द मासेस मतलब पीपल को ही बोला है, द मासेस अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर, एंड द वर्ल्ड, और पूरे संसार के अंदर, है ना। टीवी से हम पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, या दूसरी कंट्री, और यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही है, तो हम इंडिया में टीवी से ही तो देख पा रहे हैं हम सारी चीज। तो पूरा जो लोग हैं, सभी लोग देख रहे हैं टीवी पे बैठे बैठे। अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, जो कंट्री और वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही हैं, तो वो हमारे पास रीच मतलब हमारे पास पहुंच जाती है। एंड बस दे आर कॉल्ड मास मीडिया, तो इनको मास मीडिया बोलते हैं, बस, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज सोशल एडवर्टाइजिंग? सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होता है? सोशल एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट मतलब जो एड्स आती है अपनी टीवी के अंदर, अपन कोई भी मूवी देख रहे हैं तो बीच में एड आ जाता है कि ये वाला ठीक। तो एडवर्टाइजमेंट, उनको फुल एडवर्टाइजमेंट होता है, फुल नेम। शॉर्ट में अपन कहते हैं अरे ऐड आ गई, मैं कुछ काम कराती हूँ किचन में जाके, ठीक है। तो सोशल एडवर्टाइजमेंट रेफर्स टू एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। तो सोशल गवर्नमेंट और प्राइवेट। एडवर्टाइजमेंट, हाँ, सोशल एडवर्टाइजमेंट्स क्या होती हैं? जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। सोशल एडवर्टाइजमेंट रेफर्स टू एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है। सोशल मतलब एक तरह से लोगों के लिए, ठीक है, समाज के लिए। सोशल हम समाज के लिए यूज करते हैं, तो समाज मतलब लोग। तो लोगों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट बनाई जा रही है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और प्राइवेट एजेंसी, और जो प्राइवेट एजेंसीज भी बनाती है एडवर्टाइजमेंट, प्राइवेट ज्यादा बनाती है, दैट हैव अ लार्जर मैसेज फॉर सोसाइटी, जिसके अंदर सोसाइटी के लिए कोई बड़ा सारा मैसेज हो, लार्जर मैसेज है सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो प्राइवेट एजेंसीज तो जैसे अपना शैम्पू बेचने के लिए, कि हमारा डव का शैम्पू खरीद लो, डव का सोप खरीद लो, ठीक है, का खरीद लो, ये खरीद लो, ठीक है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स की। तो प्राइवेट एजेंसीज तो बहुत अलग अलग है, जो सब अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट भी करती है एडवर्टाइजमेंट की, जैसे वो मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा अगर हमारी सरकार आएगी, तो करती है ना गवर्नमेंट इस तरीके के। तो ये सब हो गई सोशल एडवर्टाइजमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है या फिर प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा की जाती है, जो हमें टीवीज और रेडियो में। ज्यादा वो होता है, मैसेजेस होते हैं उसके लिए, सोसाइटी के लिए।
सोसाइटी के लिए मैसेज देने के लिए कि है ना आपको मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलेगा, आप ये करो ये करो, हमने ये वाली मतलब नीति लॉन्च की है, पॉलिसी लॉन्च की है, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस की पॉलिसी लॉन्च की है, तो मतलब इंश्योरेंस ले लो। ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी सब अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट एड्स जो होती है वो हमें दिखाती रहती है टीवी पे भी, और जहां भी हम नेट पे देखते हैं, यूट्यूब पे, उस पे भी दिखा मिल जाता है। ठीक है, देखो, राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया होगा शायद। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया के कोई दो एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, प्रिंट प्रिंट मतलब हाँ, क्या कह रहे हो सौरभ? जो प्रिंट होके आता है अपने जो पास। प्रिंट होके आता है अपने पास, बहुत अच्छे। जैसे न्यूज़पेपर है, उसमें प्रिंट आता है, सारा लिखा हुआ आता है, ठीक है ना, प्रिंटेड आती है सारी चीजें। तो न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन उसमें भी प्रिंटेड आता है। ठीक है, मैगजीन के अंदर भी हमें, जैसे कोई वर्ल्ड की मैगजीन है तो हमें उसमें वर्ल्ड के बारे में पता चल जाएगा। फैशन मैगजीन आती है, उसमें हम फैशन के बारे में पता कर सकते हैं। अलग अलग तरह की मैगजीन्स आती है, साइंस की मैगजीन्स आती है, तो उसमें साइंस के बारे में सब लिखा रहता है। ठीक है, जिसको जो पसंद है, आर्ट लिटरेचर्स की मैगजीन चाहिए तो हर तरह की मैगजीन आती है। राइट एनी टू एग्जाम्पल, करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जिसमें करंट अफेयर्स आ जाए, मतलब करंटली क्या क्या हो रहा है, मतलब जो भी करंटली हो रहा है वो सारी चीजें आ जाए। तो अलग अलग मैगजीन्स आती हैं बहुत। राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन मास मीडिया। यस। तो इलेक्ट्रॉनिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया। तो टीवी और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया। ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर 5, वुमन चेंज द वर्ल्ड। ये किसका, सिविक्स का होगा ये, है ना, सिविक्स यस। चैप्टर है ये। वुमन चेंज द वर्ल्ड, कि मतलब जो महिलाएं हैं वो मतलब वर्ल्ड को कैसे, हु वॉज, ये क्या लिखा है तुमने, आर है क्या? यस। नो मैम। हाँ हाँ आर। सत्यारण, ठीक है, ऐसे ऐसे सत्यारण, एस। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हु वॉज सत्यारानी, सत्यारानी कौन है, मतलब सत्य रानी कौन है, कौन थी, मतलब ये सत्या, वुमेन्स मूवमेंट। सत्या रानी एन एक्टिव मेंबर ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। वुमेन्स का मूवमेंट, मूवमेंट मतलब वही होता है कि आप लोग मतलब एक तरह से सड़कों पे निकल जाओ कि हाँ हमें भी पढ़ाई शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, हम भी इंसान। क्विक इंडिया मूवमेंट। हाँ, क्विक इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने बनाया था। हाँ, जो गांधी जी ने, क्विट इंडिया मूवमेंट, हाँ। तो मूवमेंट मतलब एक तरह से आंदोलन कह लो, या फिर एक तरह से मतलब लोगों का इकट्ठा होके और कोई डिमांड करना कि हाँ ऐसा करो, मतलब हमारी सैलरी बढ़ाओ, ये करो वो करो, ठीक है, जो भी डिमांड है, या फिर हमें भी एजुकेशन का राइट है, हमें भी स्कूल्स खोलो, हमारे लिए भी, हमें भी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो हु वॉज ये सत्यारायण। मेंबर थी। तो ये मेंबर, वुमेन्स मूवमेंट की एक्टिव मेंबर थी। एक्टिव का मतलब होता है जो मतलब एक्टिव है, मतलब जैसे सपोज कोई क्लास चल रही है, उसके अंदर बच्चा एक्टिव है, आ रहा है क्लास में, आ रहा है, ध्यान दे रहा है, ठीक है, उसके लिए। व्हाट परसेंटेज वुमेन्स इन इंडिया इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। इंडिया के अंदर कितनी परसेंटेज, इंगेज्ड मतलब इंगेज्ड होना, मतलब उसमें एक तरह से इन्वॉल्व होना, फंसे होना उस काम के अंदर, ठीक है। इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क, तो एग्रीकल्चरल खेती के काम में कितनी महिलाएं मतलब व्यवस्थित हैं उसके अंदर, कितनी महिलाएं, तो 83 से 86%। देखो, ज्यादातर मतलब अगर सपोज कर लो कि 100 लेडीज, 100 वुमन है इंडिया में, तो 100 में से 83 या 86 जो वुमन है वो एग्रीकल्चरल वर्क करती है, सोचो, खेती का काम करती है। तो मतलब परसेंटेज है, तो इतनी वुमन एग्रीकल्चरल वर्क में एंगेज्ड है, मतलब काम करती है। तो वाई वॉज सत्या रानी डॉटर मर्डर, ओए माय गॉड, मर्डर्ड। व्हाई वाज सत्या रानी डॉटर मर्डर्ड, सत्या रानी की जो डॉटर थी वो उसको मतलब क्यों मारा गया। तो सत्या रानी डॉटर वाज मर्डर्ड फॉर डॉरी, दहेज के लिए मारा।
देखो पहले मार देते, अब भी मार देते होता है। तो दहेज नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो उसको मार देते हैं लड़की को। तो सत्य रानी डॉटर वॉज मर्डर्ड फॉर डॉरी। तो सत्य रानी ये वही होगी जो उसमें बैठी हुई थी ना, अपने पढ़ा भी था चैप्टर में, वो अपनी डॉटर की फोटो लेके बैठी हुई थी कि डॉरी के लिए मेरी डॉटर को मार दिया। ठीक है, तो डॉरी मतलब होता है दहेज। दहेज मतलब जब लड़की की शादी करते हैं तो उसको मतलब बहुत सारा पैसा दिया जाता है, घर का सामान दिया जाता है, ठीक है, सब कुछ, और उसको पैसे भी दिए जाते हैं, तो उसको हम डॉरी बोलते हैं, दहेज बोलते हैं, डाउरी। Which is the first autobiography by written by an Indian which is the first autobiography written by an Indian woman? ये वाला बाय नहीं आएगा इधर। तो कौन सी बायोग्राफी है जो, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद के जीवन के बारे में लिखना, कि मैं छोटी थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ, स्कूल नहीं जाने दिया, पढ़ने नहीं दिया, मैंने घर में ही पढ़ाई करी, ठीक है, मतलब अपने बारे में लिखना, अपने जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखना, ठीक है, या अपनी लाइफ के बारे में लिखना, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। मैं खुद ही लिखूंगी अपनी लाइफ के बारे में तो वो कहलाएगी ऑटोबायोग्राफी। मेरी लाइफ के बारे में कोई और लिख रहा है, ठीक है, तो वो होगी सिर्फ बायोग्राफी। ठीक है, तो मेरी ऑटोबायोग्राफी मतलब मैं ही लिख रही हूँ मेरे हाथों से। तो विच इज द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटर्न बाय एन इंडियन वुमन? तो इंडियन वुमन के द्वारा वो पहली कौन सी ऑटोबायोग्राफी, मतलब बुक का नाम होगी? तो अमर जवान, और जवान, ठीक है, अमर जवान ये पहली ऑटोबायोग्राफी थी, मतलब ये किताब का नाम हो गया एक तरह से। ये ऑटोबायोग्राफी थी जो इंडियन वुमन ने लिखी, तो इसके अंदर उसने अपने बारे में लिखा होगा सब कुछ। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी के भी जीवन के बारे में लिखना, जैसे महात्मा गांधी की बायोग्राफीज, ठीक है, विवेकानंद की बायोग्राफी, मतलब वो कैसे कैसे क्या हुआ, ये कैसे महात्मा गांधी बने, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी ने खुद लिखी अपनी बायोग्राफी, ये डिफरेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं। Why do many girls drops out of school? बहुत सारी लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट कर देती है, मतलब स्कूल छोड़ देती है, क्यों छोड़? Many girls who leave schools for reason, बड़ी छोटी होती है तो क्या है, छोटी होती है, चलो बच्चों के साथ पढ़ाई, फिर जब वो बड़ी होती है तो फिर वो नहीं भेजते, डर के मारे कि नहीं पढ़ाई कर, दूर होता है स्कूल तो नहीं भेजते फिर। तो many girls who leave schools for reasons of poverty, या तो गरीबी, ठीक है, गरीब है, पेरेंट्स नहीं, पैसा है, नहीं पढ़ा सकते, या तो पुअर्टी, या फिर नॉलेज ही नहीं है कि हाँ भाई शिक्षा क्या पढ़े करके करेंगे, ठीक है, तो रहने दो। तो पोवर्टी होगी, पोवर्टी मतलब गरीबी। इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटी, इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, इसका ओपोजिट हो जाता है इनएडिक्वेट, मतलब अपर्याप्त। इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटीज, स्कूल के अंदर फैसिलिटीज ही नहीं है, मतलब पर्याप्त फैसिलिटीज नहीं है स्कूल के अंदर। पर्याप्त मतलब जो जो चाहिए वो फैसिलिटीज नहीं है स्कूल्स में। एंड डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, या फिर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करना मतलब भेदभाव करना, तो इस वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। कि जैसे लड़के लड़के आ रहे हैं, लड़कियां अब आ ही नहीं रही, एक ही लड़की है तो दो लड़कियां हैं, या फिर तो एक लड़की है, तो इस तरह से तो वो सोचते हैं, यार फिर मैं नहीं जा रही, छोड़ ही देते, स्कूल ही छोड़, तो ऐसा भी होता था कई बार, ठीक है। आगे चलते हैं आप।